नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए सेट नंबर 4 कराने जा रहा हूं। इसके पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। इसमें भी 100 प्रश्न है और इन 100 प्रश्न में 70 प्रश्न जीएस के हैं और 30 प्रश्न हिंदी के हैं। मैं 2000 प्रश्नों का टारगेट लेकर चल रहा हूं। अगर 2000 प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपका इससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एक बात और कि ये जो ज्ञान वृक्ष है ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सारी क्लासें वीडियो रिकॉर्डेड या ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं या किसी और को जोड़ना चाहते हैं तो आप जरूर इसके बारे में बताएं कि ज्ञान वृक्ष कैसा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आप स्टेट लेवल का पुलिस दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं या आप सेंट्रल लेवल का एसएससी, बैंक, रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उनको बताएं जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, प्रश्न अपना सॉल्व करते हैं। देखिए, सारे प्रश्न आपको यहां दिखेंगे। ये प्रश्न मुझे नहीं दिखेगा, मैं प्रश्न सिस्टम पे देख रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है कि भारत में वर्षा मुख्यतः है, मतलब भारत में जो वर्षा होती है वो मुख्य रूप से कौन सी वर्षा होती है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, चक्रवाती, संवहनी, चक्रवाती और संवहनी और पर्वतीय। देखिए, एक बात मैं बता दे रहा हूं कि भारत में जो वर्षा होती है, जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया का साउथ हिस्सा है, मतलब कहने क्या है कि प्रायद्वीपीय हिस्सा है, और ये वेस्ट का हिस्सा है पश्चिम का, और ये दक्षिण का है। ये जो है हिस्सा आप देख रहे हैं अरब सागर का हिस्सा है, और यहां से मॉनसून आता है। मॉनसून आने के बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत से ये टकराता है और टकराने के बाद बारिश कराना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर इधर हिमालय से भी टकराता है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, मतलब लगभग 90%, और 10% वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है, जो बंगाल की खाड़ी से आती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न देखेंगे कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। देखिए दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देने के लिए आर्टिकल 76 में, 76 में, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी वादी का एक पद दिया गया है कि ये भारत सरकार का एक विधि के बारे में, मतलब जो कानून बनेगा उसका सलाहकार होगा। कभी कभी क्या होता है कि सरकार खुद कानून बनाती है और खुद उस कानून में फंस जाती है। तो अगर कोई सरकार कानून ला रही है तो उससे पहले इस व्यक्ति से सलाह लिया जाता है। इसीलिए भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी माना जाता है, कानून का ज्ञाता भी माना जाता है, या भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून का जानने वाला व्यक्ति इसे माना जाता है। तो यही बात ये करता है, मतलब ये सलाह देता है कि देखिए ये जो कानून आप बना रहे हैं, इस कानून में आप खुद फंस जाएंगे। इसलिए इसे याद रखेंगे कि ये कानूनी सलाहकार व्यक्ति है और इसे संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, मतलब संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। आगे देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज तथा आजाद हिंद सरकार कहां बनाई थी। देखिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार में अंतर समझिए। आजाद हिंद जो फौज थी वो बनाई थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस का नाम सुने होंगे आप लोग। वो चले गए थे जापान में और वहीं से उनको सेना भी मिले थे, और इनसे मिलने के बाद सुभाष चंद्र बोस चले गए थे बर्लिन। बर्लिन मतलब जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। वहां पर हिटलर से मिले थे, और वहां से आने के बाद इन दोनों की मुलाकात होती है। आजाद हिंद फौज मतलब किससे? रास बिहारी बोस से और सुभाष चंद्र बोस से। तो आजाद हिंद फौज
और आजाद हिंद सरकार वहीं पे दोनों मिलती है। दोनों के मिलने के बाद इसे याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1943 में समांतर सरकार की घोषणा की थी। तो आंसर यहां पे हो जाएगा आपका डी, सिंगापुर हो जाएगा। तो 3 का आंसर डी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि मिर्जा गालिब किसके समय में थे। देखिए मिर्जा गालिब एक उर्दू शायर थे, इनके बारे में याद रखिएगा। ये ऐसे ही पूछ दिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे, तो उस समय शासक कौन थे। तो देखिए मतलब इसको ऐसे ही याद रखिएगा कि ये बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर कहा जाता है, इनके समकालीन थे ये, और ये एक उर्दू शायर थे। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। निम्न में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है। मतलब इसमें से कौन सी मछली ऐसी है जो मीठे जल में पाई जाती है, स्वच्छ जल में पाई जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जिसमें रोहू, कटला, कुत्ता मछली और इलेक्ट्रिक रे। देखिए इसमें 4 ऑप्शन में से एग्जैक्टली तो आपको एक दिख रहा होगा, लेकिन इसमें 2 ऐसी मछली है जो मीठे जल में पाई जाती है, और 2 जैसे इलेक्ट्रिक रे मछली है। इलेक्ट्रिक रे मछली कहने का मतलब कि जो विद्युत पैदा करती है, तो वो मीठे जल में नहीं पाई जाती है। तो डी तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद है कुत्ता मछली, जिसको डॉग फिश के नाम से जानते हैं। डॉग फिश भी मीठे जल में नहीं पाई जाती है, समुद्र की मछलियां हैं। तो सी और डी ऐसे ही कट गया। आंसर होगा इसका ए और बी। 5 का आंसर कर लेंगे, ए और बी बिल्कुल सही है। रेहू और कतला जो मछली होती है मीठे जल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो राकेश शर्मा है, ये अंतरिक्ष में कब गए। तो ये प्रथम भारतीय हैं, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए, और ये गए थे 1984 में, 1984 में गए थे। और 1984 में जब उधर से लौट रहे थे तो इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा था, जब ये आए यहां पर, तो इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि वहां से अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा था। तो उनका जवाब था सारे जहां से अच्छा। तो ये प्रथम भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर है कि टेट्रा एथाइलेड पेट्रोल में मिलाया जाता है क्यों। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं TEL। क्या बोलते हैं? TEL, टेट्रा एथाइलेड। टेट्रा एथाइलेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? देखिए बहुत सारी, मतलब कहने का है कि बहुत सारी मशीनें होती हैं ऐसी जो बहुत ज्यादा आवाज करती है। अगर आप उनको बिना तेल मिलाए, टेट्रा एथाइलेड मिलाए, अगर आप उसमें ईंधन का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा आवाज करती है, खट 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 बहुत ज्यादा करेगी। इस खटखट को कम करने के लिए, मतलब इसके नॉकिंग को कम करने के लिए क्या कहा जाता है? टेट्रा एथाइलेड मिलाया जाता है, जो उसको नॉकिंग को कम कर देता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हाँ, आंसर सी हो जाएगा। इसमें एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए, नॉकिंग का उल्टा हो जाएगा एंटी नॉकिंग, तो एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए, तो आंसर सी बिल्कुल सही है 7 का। आगे देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से 1921 में सम्मानित किया गया था। लेकिन यह पूछ रहा है कि सम्मानित किया गया था कौन से थ्योरी के लिए, कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया था तो इनको सम्मानित किया गया था। तो देखिए इन्होंने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात का सिद्धांत दिया था कि अगर कोई प्रकाश की किरणें किसी धातु पर गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और इसके लिए उन्हें 1921 में क्या किया गया? एक मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है।
देखिए संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें किसमें होता है? तो देखिए एक होता है कंडक्शन। ऊष्मा का जो संचलन होता है 3 विधियों से होता है। एक होता है कंडक्शन, इसे बोलते हैं चालन, और एक होता है कंडक्शन के बाद एक होता है कन्वेक्शन। एक कन्वेक्शन होता है, इसे बोलते हैं संवहन, और एक जो तीसरा होता है वो होता है रेडिएशन। रेडिएशन इसको बोलते हैं विकिरण। तो एक बात याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सभी धातुएं या ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होता है? चालन विधि से। हवा और पानी, और कहने का मतलब कि हवा और पानी किससे गर्म होगा? तो संवहन विधि से। उसके बाद जो रेडिएशन है, इससे पृथ्वी गर्म होती है, मतलब पृथ्वी तक जो रोशनी पहुंचती है, पृथ्वी से हीट जो निकलता है, वो एक रेडिएशन विधि है, इसे याद रखेंगे। तो पृथ्वी का गर्म होना रेडिएशन विधि है, पानी और हवा का गर्म होना संवहन है, और ठोस पदार्थ या धातुओं का गर्म होना चालन है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका, आंसर इसमें हो जाएगा द्रव एवं गैस, सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? देखिए भारत में सबसे पुराना पर्वत के बारे में बोल रहा है कि भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इंडिया में आप नाम सुने होंगे अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पड़ता है राजस्थान में। यह दुनिया का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सबसे ज्यादा अगर क्षय होता है तो अरावली पर्वत में होता है। तो क्षय होने के बाद भी वो हिमालय जैसा खड़ा है, तो जब बना होगा तब कितना बड़ा होगा, इस आधार पर उसे माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है इसे। याद रखेंगे कि अरावली जो है, अरावली पर्वत ये कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। आगे बढ़ते हैं, याद रखें। अच्छा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। आगे बढ़ते हैं, अगला 11 नंबर। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भारत के 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड पामस्टन। याद रखेंगे कि जब भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। लेकिन जब भारत आजाद हो रहा था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली के घोषणा से ही भारत आजाद हुआ है। तो आंसर यहां पे हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। 11 का आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो देखिए इस क्रांतिकारी का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। इसका आंसर हो जाएगा ए। 8 अगस्त 1925 की बात है। काकोरी ट्रेन डकैती होता है, काकोरी ट्रेन कांड होता है, जिसमें ट्रेन सहारनपुर से पैसेंजर ट्रेन लखनऊ की ओर जा रही थी, जिसमें काकोरी नामक स्टेशन बीच में पड़ता है। वहां पर इन लोगों ने मिलकर के जो एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर थे, उन लोगों ने ट्रेन को लूट लिया। इसके मेन हीरो जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ करके गोरखपुर में इनको फांसी दे दी गई थी। इसे याद रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग गए थे और बाद में 1930 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में वो अपने आप को मार लिए थे। एक गोली उनके पास बची थी। आगे बढ़ते, याद रखेंगे गोरखपुर वाला प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। अगला है, अच्छा उनमें 4 लोगों की फांसी हुई थी। कौन कौन व्यक्ति थे? जो कांड हुआ था ट्रेन डकैती कांड, काकोरी कांड, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। और अशफाक उल्ला खां पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्हें फांसी दी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? देखिए
एक अधिवेशन का नाम सुने होंगे 1916। 1916 में एक अधिवेशन होता है लखनऊ में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रमेश चंद्र मजूमदार। इनका नाम है आरसी मजूमदार। तो ये इसकी अध्यक्षता करते हैं 1916 में लखनऊ में। तो इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और गरम दल नरम दल भी कांग्रेस में आकर के, उस समय कांग्रेस गरम दल नरम दल में विभाजित थी, वो आकर के आपस में मिल जाती है इसी अधिवेशन में। तो इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि समाजवाद ही एक ऐसा है, समाजवाद जो भारत की समस्याओं को हल कर सकता है, उसको कुंजी बताया था सोशलिस्ट को। क्योंकि सोशलिस्ट देखिए जैसे होता है ना कि पार्टियां होती हैं तो लेफ्ट होती है, राइट होती है, लेकिन सोशलिस्ट एक होती है जो बीच बीच की होती है। तो उसी को इन्होंने कुंजी बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 14 नंबर, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? मतलब कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बस ऐसे ही ये प्रश्न पूछा जाता है। 1876 में इन्होंने स्थापना किया था इसका, इसे याद रखना है। कांग्रेस के बनने से पहले यह संस्था बनी थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। आंसर सी बिल्कुल सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। 14 का आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है कि व्हीलर द्वीप कहां स्थित है? देखिए दोस्तों, व्हीलर द्वीप पड़ता है उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में नजदीक में उड़ीसा में व्हीलर द्वीप पड़ता है। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। तो इसे याद रखेंगे क्योंकि मिसाइल टेस्टिंग सेंटर वहीं पर है। भारत में जितना भी मिसाइलों का टेस्ट होता है वो सभी कहां से होता है? तो कलाम द्वीप से होता है, मतलब व्हीलर द्वीप से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया था? यहां पे लिखा हुआ है कि कौन से व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने भाषाई आधार पर राष्ट्र का जो मतलब वितरण हो रहा था कि हर राज्य अपना एक अलग भाषा के आधार पर मांग रहा था, उसको राष्ट्रीयता के लिए हत्या बताया था। किसने? तो जिसने राष्ट्रीयकरण किया था अपने देश का, नाम है उनका वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्हें याद रखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्होंने 1949 में रियासतों को, मतलब कहने का है कि जितने भी भारत में रियासतें थी सबको एक करने का काम किया था और रियासती मंत्रालय के अध्यक्ष भी थे ये। तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य बने। कुछ राज्य बने थे जैसे आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर भारत में गठित होना पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। लेकिन ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ये हत्या हो जाएगा हमारे राष्ट्र का। फिर तो वही बात हो जाएगी कि फिर एक करने से फायदा क्या, फिर ये अलग अलग भागों में टूट जाएंगे। आगे देखते हैं। आंसर इसका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, बी बिल्कुल सही है 16 का। आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? देखिए दोस्तों, जन गण मन जो है वो पहली बार 1911 में गाया गया था। देखिए 1911 में एक बैठक हुई थी, 1911 में एक बैठक हुई थी कोलकाता में। कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन 1911 में, कांग्रेस अधिवेशन 1911 में हुई थी। और इसकी जो बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त। पंडित विशन नारायण दत्त। उसी समय पहली बार, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी महिला के द्वारा यह गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, भारत का राष्ट्रगान है ये। तो इसे याद रखना है। ये जब जॉर्ज पंचम भारत में आए थे तो उनके स्वागत में भी दिल्ली आयोजन में गाया गया था। आगे बढ़ते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 वाले अधिवेशन में। और वंदे मातरम कब गाया गया था? कब? 1896 में। उस समय रहीमतुल्लाह श्यामी अध्यक्ष थे, वो भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया है। अगला है 18 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख है। मतलब कहने का है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति की अर्हता के बारे में बताया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो पद है वो बताया गया है 52 में, राष्ट्रपति की नियुक्ति 53 में, और मतलब राष्ट्रपति भारत में एक होगा वो बताया गया है 52 में। उसके बाद कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति, 53 में बताया गया है। राष्ट्रपति की नियुक्ति 54 में, और राष्ट्रपति की जितनी भी अर्हताएं हैं, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उम्र होना चाहिए, इस तरीका जितना भी टर्म कंडीशन बताया गया है वो बताया गया है आर्टिकल 58 में। आंसर हो जाएगा सी, 18 का आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है कि निम्न में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। देखिए दोस्तों, भारत में कानून बनाने के लिए एक अधिनियम लाया गया भारतीयों को कुछ छूट देने के लिए, जिसे कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, इसे याद रखेंगे। और इन्होंने ही कहा था कि यह मतलब यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन तो बहुत सारे हैं लेकिन ब्रेक ही नहीं है, सॉरी ऐसे, इसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं, हर जगह रुक सकती है, लेकिन इसमें इंजन ही नहीं है। तो आंसर इसका ए बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है। देखिए दोस्तों, दुलहस्ती परियोजना के नाम से, देखिए दो परियोजना आप जरूर याद रखेंगे, दुलहस्ती और नाथपा झाकरी। तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, इसे याद रखना है। तो आंसर इसका 20 का बी बिल्कुल सही है। ऐसे ये जम्मू कश्मीर का भी संयुक्त परियोजना था, लेकिन अब ऐसा है कि मतलब ये परियोजना को हिमाचल प्रदेश सिर्फ अपने में रखा है। तो आंसर यहां पे 20 का बी बिल्कुल सही है, चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला है 21 नंबर। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए, इसमें मिलान दिया हुआ है, मिलाना है आपको। पहला है फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू। उसके बाद मुस्लिम लीग, देखिए स्वराज पार्टी जो है वो सही है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, अब यही गलत है। इंडियन एसोसिएशन, ये तो पहले ही हम बता चुके हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें गलत जो है वो कौन सा है, यह है आपका आंसर सी। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा नहीं किया गया था। आगे देखते हैं। अगला है 22 नंबर। मुस्लिम लीग का गठन कौन किया था, आगा खां, याद रखेंगे, आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा किया गया था 1906 में। अगला है 22 नंबर। कांग्रेस के गठन के विरोध में 1888 में किसने यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। देखिए, कांग्रेस को एक मतलब हिंदू को ज्यादा बढ़ावा देने वाला संगठन सर सैयद अहमद खां मान करके उन्होंने एक यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, और वो ज्यादातर मुस्लिमों को अलग करके अपना नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के गठन के विरुद्ध में इन्होंने यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया था सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन के पिता भी कहे जाते हैं ये। अगला है 23 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए दोस्तों, जो एक्स्ट्रा न्यायाधीश बनते हैं तदर्थ न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको याद रखिएगा, राष्ट्रपति की अनुमति से जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करने में क्या होगा कि टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आगे देखेंगे। 24 नंबर। 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। देखिए, जो फेडरल कोर्ट था संघीय न्यायालय, वो भारत में 1937 में गठित हुआ था। तो 1937 में गठित होगा तो कौन से अधिनियम के तहत, तो उसके पहले जो अधिनियम बना होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो आंसर इसका बी बिल्कुल सही है, 24 का आंसर बी सही है। आगे देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर है कि रबी फसल की बुआई किस महीने में की जाती है। देखिए दोस्तों, रबी फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है,
क्योंकि खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, इसीलिए खरीफ फसल के कटने के बाद रबी फसल बोई जाती है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, 25 का आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर है कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, पोलियो एक वायरस से होने वाला रोग है और इसके टीका, पोलियो का टीका का खोज जॉन ई साल्क ने किया था। इसका दिवस जो है पोलियो दिवस, ये हर साल मनाया जाता है। पोलियो से भारत मुक्त हो गया है और ये 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 26 का ए। आगे देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर है कि भारत में निम्न में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन के मध्य स्थित है। देखिए दोस्तों, कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन के मध्य के किनारा पूछ रहा है, तो यहां देखिए, ये मान लो इंडिया है, तो ये केप केमोरिन है और ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का डेल्टा। तो इस तट को किस नाम से जानते हैं, इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल, और इधर के एरिया को बोलते हैं मालाबार तट। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर 27 का ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 28 नंबर। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कोठारी आयोग संबंधित है किससे। कोठारी आयोग देखिए स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए लाया गया था, याद रखेंगे, स्कूली शिक्षा से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर इसका बी बिल्कुल सही है, 28 का। आगे देखते हैं 29 नंबर। देखिए 29 नंबर है कि कौन सी संगम रचना को तमिल बाइबिल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, संगम रचना जो है इसको तमिल में बाइबिल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है तिरुकुरल, तिरुकुरल, इसे याद रखेंगे। आंसर 29 का बी बिल्कुल सही है। कुछ प्रश्न ऐसे तो होते हैं जिनको रट ही जाना सही रहता है, इसे याद कर लीजिएगा कि एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 29 का आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर है कि निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही विभाग की स्थापना किया था। देखिए दोस्तों, दीवाने कोही क्या था ये पहले जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत ज्यादा नहरें बनाई गई, जिसके चलते कृषि का बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ और कृषि को रखा जाने लगा, मतलब कृषि के उत्पादन से अनाज बहुत ज्यादा भंडारित किया जाने लगा। तो अनाज को रखने का एक भंडार था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, दीवाने कोही। तो दीवाने कोही का संबंध किससे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। 30 का आंसर सी। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है। देखिए दोस्तों, जो पनामा नहर है, पनामा नहर आप देखेंगे अमेरिका और उसको दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये मान लो उत्तरी अमेरिका है और ये आपका दक्षिण अमेरिका है। तो यहां से यहां जो एरिया देखेंगे ना, ये पनामा नहर है। इधर है आपका प्रशांत महासागर, ये है अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें हो जाएगा किसको किसको जोड़ती है भाई, तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला है 32 नंबर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2, गार्डविन आस्टीन बोला जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन वो हिमालय की नहीं है, क्योंकि वो हिमालय में है ही नहीं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, 32 का आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 33 नंबर। 33 है कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। मतलब दुनिया में जो टाइम होता है, समय, वो कौन से रेखा से निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, अगर आप पृथ्वी का मैप इस तरीके से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो समय का जो निर्धारण होता है वो कौन से रेखा से होता है। तो ऊपर से नीचे जो रेखा ये मैं बना रहा हूं, ये रेखा है आपका देशांतर, और इस तरीके से जो रेखा गई है अक्षांश, तो देशांतर रेखा से होता है, याद रखिएगा, इस रेखा से। मतलब पूरी दुनिया का जो टाइम डिसाइड किया गया है वो लॉन्गिट्यूड से, देशांतर से किया गया है। तो आंसर इसका ए बिल्कुल सही है, 33 का। आगे देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर है कि भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। देखिए, हमारे देश में, मतलब संघीय मतलब कहने का केंद्र सरकार का जो वित्त आयोग है उसका संबंध किससे है। तो देखिए, वित्त आयोग का जो गठन है, वित्त आयोग का, वो आर्टिकल 280 में दिया गया है कि इसमें एक भारत में एक वित्त आयोग होगा और जो भी भारत सरकार का राजस्व होगा, पैसा, उसका बंटवारा करेगा रेशियो में केंद्र और राज्यों के बीच में।
तो इसमें आंसर हो जाएगा राज्य और केंद्र के बीच से संबंधित है। आंसर 34 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। देखिए ये प्रश्न बिहार के एग्जाम में बार बार पता नहीं क्यों पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे कि पटना को, या मतलब पटना को बिहार में, पटना को मगध में या मुगल साम्राज्य में किसने शामिल किया था? उस समय मगध नहीं था, मुगल साम्राज्य में पटना को किसने शामिल किया था? तो याद रखेंगे आंसर अकबर। कब शामिल किया था? तो 1576 में। आंसर यहां पे हो जाएगा आपका 35 का सी। आगे देखते हैं 36 नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है आपके। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो थे वो शिलभद्र के तो बारे में आप लोग जानते होंगे, शिलभद्र तो बने ही थे, दिगनाथ भी बने थे, तो ये दोनों लोग बने थे, इन्हें याद रखेंगे। आंसर सी बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य ये दोनों लोग थे, दिगनाथ और शिलभद्र। आगे है 37 नंबर। 37 है कि निम्नलिखित में से किसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है? मतलब यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। तो देखिए ह्वेन-सांग को कहा जाता है, याद रखिएगा। ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के समय में आया था इंडिया में, तो 629 से 645 तक रहा था ये इंडिया में, तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कोई पूछ देता है। तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेन-सांग को कहा जाता है, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अगला है 38 नंबर। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? देखिए दोस्तों मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसकी लेखक है विशाख दत्त, याद रखेंगे। कश्मीर के इसमें मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बताया गया है, तो याद रखेंगे। आंसर ए बिल्कुल सही है 38 का। 39 नंबर देखेंगे। 39 है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए दोस्तों अगर विवाद होता है किसी बिल को लेकर के लोकसभा राज्यसभा के बीच, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति एक ज्वाइंट कॉल बुलाता है, मतलब कहने का है कि एक संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बुलाया तो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा का स्पीकर को ही अध्यक्ष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चालीस नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? मतलब कहने देखिए ब्रिक में, ब्रिक एक संगठन है, आप लोग जानते होंगे, BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं। तो इसमें से देख लीजिए आपकी, इसमें ब्रिटेन नहीं है, मतलब ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें ब्रिटेन नहीं है। तो आंसर इसका सी बिल्कुल सही है 40 का। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर देखते हैं। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य कभी कभी पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। 41 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे है 42 नंबर। फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये तो पूरा गांव जानता होगा, आप भी जानते होंगे। फेसबुक के जन्मदाता कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इनके बारे में कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे फेसबुक की स्थापना किए थे। अभी तो टाइम कम है, मैं नहीं सुना सकता हूं। आगे देखिए 43 नंबर है कि सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? देखिए दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल एक बार हुआ था 2010 में। राष्ट्रमंडल खेल में घोटाला किया गया था। उस घोटाले को जांच करने के लिए सुंगलू समिति बनाई गई थी। तो आंसर यहां पे आपका हो जाएगा 43 का ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर। 44 नंबर है कि पुस्तक द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक लिखा गया है, हाफ गर्लफ्रेंड भी इनके द्वारा लिखा गया था, 3 इडियट्स भी इनके द्वारा। तो ये याद रखेंगे 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ये लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। तो आंसर इसका सी बिल्कुल सही है 44 का, चेतन भगत। अगला है 45 नंबर। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है?
देखिए दोस्तों, ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को पहली बार किया गया था। इसे याद रखिएगा कि पहला ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। ये समय भी पूछा जाता है क्योंकि गांधी जी का जयंती है ना उस दिन, तो ये किया गया था। तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सी बिल्कुल सही है। 45 का आंसर सी सही है। आगे देखेंगे 46 नंबर। 46 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है उसका नाम है कांग्रेस पुस्तकालय, और कांग्रेस पुस्तकालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। इसे याद रखेंगे, अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी, पोर्ट मैक नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर 46 का ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 47। 47 है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित कौन सा अम्ल होता है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है, तो मतलब कहने का हमारे शरीर में जो भोजन को पचाने वाला जो अमाशय है वहां से कौन सा अम्ल निकलता है। तो आप लोग जानते होंगे HCl निकलता है। HCl कहने का मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही हमारे भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंसर सी बिल्कुल सही है 47 का। 48 नंबर देखते हैं कि थायराइड अंग तंत्र का भाग होता है। देखिए, थायराइड जो ग्लैंड्स है ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। मतलब कहने का है कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये अंदर ही अंदर कौन से हार्मोन का स्राव करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। मतलब अगर इसे देखा जाए तो इसमें थायरॉक्सिन की कमी से आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसके चलते हमें घेंघा रोग होता है। तो ये अंतःस्रावी है। आंसर इसका 48 का सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 49 नंबर। 49 है कि इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट विषाणु को अगर छोड़ दिया जाए तो आप देख लीजिए प्रोटोजोआ, कवक और जीवाणु, इन सब में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो पाया जाता है, लेकिन विषाणु में नहीं पाया जाता है। विषाणु में ना तो आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ना एंजाइम पाया जाता है, और एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो प्रोटीन भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो आंसर इस यहां पर हो जाएगा आपका विषाणु। 49 का आंसर सी बिल्कुल सही है। इसीलिए विषाणु जो होते हैं वायरस, ये मरे हुए भी होते हैं, जीवित भी होते हैं। अगला है 50 नंबर। 50 नंबर है कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। घोल सकता है मतलब कहने का है कि कांच को घुला सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो बड़ा ही खतरनाक होता है। उसमें इतनी पावर होती है, वो इतना मतलब अम्लीयता में इतना होता है कि वो कांच को भी पिघला सकता है, घुला सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 50 का ए बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला 51 नंबर देखते हैं। अब देखिए, कभी कभी हाइड्रोफ्लोरिक भी देता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक HF भी बोल सकते हैं। तो कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे भी किया जाता है, वो भी गलाने का काम करता है। अगला 51 नंबर कि पाराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। देखिए, पाराश्रव्य जो ध्वनि होती है, मतलब कहने का है कि एक होती है पाराश्रव्य, और एक होती है अश्रव्य, और एक होती है श्रव्य। तो कहने का मतलब यह है कि जो अश्रव्य होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो पाराश्रव्य होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है, और जो श्रव्य होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पाराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो इसमें 20,000 हर्ट्ज कौन सा है, आंसर ए बिल्कुल सही है। 51 का आंसर ए बिल्कुल सही है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ये पैदा करती है चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ को दिखाई नहीं देता है, तो वो दीवारों से रिटर्न होकर आवाज आता है, तो उसको समझ में आ जाता है कहां जाना है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर। इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। देखिए दोस्तों, दो प्रकार का इंद्रधनुष होता है। एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। प्राइमरी इंद्रधनुष में लाल रंग हमेशा बाहर की ओर होता है और अंदर की ओर होता है बैगनी। लेकिन जो द्वितीय इंद्रधनुष होता है उसमें बाहर की ओर बैगनी रंग होता है
और अंदर की ओर लाल रंग होता है। तो इसमें अगर जनरली पूछा गया है कि इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा, तो प्राथमिक को ही ओरिजिनल माना जाता है कि प्राथमिक जो इंद्रधनुष है वो ओरिजिनल इंद्रधनुष है। तो आंसर हो जाएगा लाल। बाहर की ओर कौन सा रंग होगा, लाल। तो आंसर 52 का सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर है कि न्यूटन के गति के कितने नियम है। न्यूटन के गति के नियम आप जानते होंगे 3 नियम है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आप जानते होंगे न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीयक नियम। आंसर यहां पर हो जाएगा सी। 53 का आंसर सी बिल्कुल सही है। 54 नंबर देखते हैं। 54 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। 54 है कि इनमें से कौन गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता है। देखिए ये लिखा गया है दोस्तों सरोजिनी नायडू के द्वारा, इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका एक पत्रिका भी है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ, और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर 54 का क्या हो जाएगा, 54 का ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर है कि किसने वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। देखिए दोस्तों 1947 में जब हमारा देश आजाद होने वाला था, उस समय एक अधिवेशन बुलाया गया था दिल्ली में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किनको सौंपा गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इन्हें याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कभी प्रश्न पूछ दिया कि जो भारत आजाद हो रहा था, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी। 1946 में दिसंबर में बने थे, 1947 में दिसंबर तक वो थे, इसलिए उन्हें याद रखेंगे। लेकिन ये जो बैठक दिल्ली में बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर। 56 नंबर है कि रक्तचाप द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप द्वारा मतलब रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है, ब्लड प्रेशर। तो देखिए ब्लड प्रेशर मापने का एक होता है, आप देखे होंगे, आपके हाथ पे लगाएगा और इसे पंप किया जाता है, तो वो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक को मापने का काम करता है, 120/80 को। तो ये इस मशीन का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर, इसे याद रखेंगे। 56 का आंसर डी बिल्कुल सही है, स्फेग्नोमैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला है 57 नंबर। 57 बोल रहा है कि इसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब कि सबसे बड़ा बेसिन किसका है। तो देखिए ऐसे अगर देखा जाए भारत में, तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का है। अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया हो तो गंगा नदी का है। लेकिन इसमें से, इन चारों में से नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है, क्योंकि गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और बड़ी भी है ये। तो आंसर यहाँ पे 57 का सी बिल्कुल सही है। अगला है 58 नंबर है कि भारत में, उत्तर भारत में चांदी का टक्का जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। मध्यकालीन शासक कहने का मतलब मध्य भारत में दिल्ली सल्तनत में शासक था जिसने चांदी का टक्का और जीतल नामक सिक्के चलाया था। उसका नाम आप लोग जानते होंगे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, या इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो आंसर इसका 58 का ए बिल्कुल सही है। 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर है कि चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है। देखिए दोस्तों 3 शैलियां होती हैं, एक होती है नागर, एक होती है द्रविड़। द्रविड़ दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में नागर। द्रविड़ शैली वो होती है जिसमें आप देखेंगे पिरामिड के आकार की मंदिरें होती है। हमारी तरफ 4 दीवारी टाइप का होता है, आप देखे होंगे मंदिर, तो ये नागर शैली है, और वो कौन सा है, वो द्रविड़ शैली है। लेकिन इन दोनों को मिला करके जो मंदिर बनता है उसे बोला जाता है बेसर शैली, बेसर शैली। तो चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर है वो बेसर शैली में ही बने हैं। 59 का आंसर बी बिल्कुल सही है, बेसर शैली। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसे ध्यान में रखेंगे कि प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने बताया है कि भारत में सबसे पुराना पर्वत को किसे माना जाता है, तो अरावली पर्वत को। ये भारत में नहीं पूरी दुनिया में माना जाता है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 60 का बी बिल्कुल सही है, अरावली। आगे देखते हैं 61 नंबर। पीत निम्नलिखित में से कहां स्रावित होता है। पीत निम्नलिखित में से कहां स्रावित होता है। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीत जो होता है ना, वो निकलता है यकृत से, लीवर से निकलता है। कहां से निकलता है, लीवर से। लेकिन जामा कहां होता है, तो जामा होता है वो पित्ताशय में, बाइल ग्लैडर बोला जाता है उसे। तो वो पित्ताशय में जमा होता है।
अगर पित्त में एक होता है बिलिरुबिन, उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो वही हो जाता है पीलिया रोग, और पीलिया रोग यकृत को ही डैमेज करने लगता है। आगे बढ़ते हैं, 61 का आंसर डी बिल्कुल सही है, 61 का आंसर डी सही है। आगे बढ़ते हैं 62 है कि तापक्रम को मापने का यंत्र होता है। देखिए तापक्रम कहने का मतलब ये नहीं कि थर्मामीटर से माप दीजिएगा, ये ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि वो ऊंचे से ऊंचे तापक्रम मापने का बात कर रहा है। ऐसे तो बहुत सारे उपकरण होते हैं जो टेम्परेचर को माप सकता है। आदमी तो हाथ से छू के भी तापमान माप लेता है कि आपको बुखार है कि नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ, आदमी का हाथ टेम्परेचर मापक है, नहीं। यहाँ पर मतलब हायर टेम्परेचर मापने की बात की जा रही है तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ऊंचे से ऊंचे तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर देखते हैं। 63 है कि भारी जल परियोजना तलचर और उर्वरक संयंत्र पारादीप प्रसिद्ध उद्योग भारत के किस राज्य में है। देखिए दोस्तों, तलचर आप लोग जानते होंगे भारी पानी के लिए प्रसिद्ध है, और उर्वरक संयंत्र पारादीप में पड़ता है। ये पारादीप और तलचर पड़ता है उड़ीसा में, तो भारी पानी वहां पे बनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। तलचर में लिग्नाइट कोयला भी निकाला जाता है वहां से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 63 का डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 64 नंबर। देखिए 64 नंबर है कि चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिए दोस्तों, चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम जो अध्यक्ष था वो था सन यात सेन। आप लोग नाम जानते होंगे, सन यात सेन की मृत्यु शायद 1925 में हो गई थी, 25 में ही। तो उस समय जो उनका जो पार्टी था वो दो भागों में डिवाइड हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी में ऐसे। तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा है चीन में। कम्युनिस्ट पार्टी ने मतलब ऐसा स्थिति वहां पे कर दिया था कि नेशनलिस्ट पार्टी वाले भाग करके ताइवान नामक द्वीप पर बस गए, फॉर्मोसा द्वीप पर, जो ताइवान में है। इसीलिए चाइना कहता है कि ताइवान हमारा है, ये हमारे लोग हैं, लेकिन ताइवान कहता है कि हम अलग हैं। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला देश, अंतिम देश कौन था। देखिए दोस्तों, मित्र राष्ट्र में, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी एक तरफ थे, लेकिन जर्मनी, जापान, ये सब एक तरफ थे। तो लास्ट में आप लोग जानते होंगे कि लास्ट में जब परमाणु बम जापान पे गिराया गया तभी जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा 65 का बी। आगे देखेंगे 66 नंबर। 66 नंबर है कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। मतलब जो वहां पे होते थे जम्मू कश्मीर में, वहां पर मतलब जम्मू कश्मीर को भी पहले सदर ए रियासत कहा जाता था, या वहां पे जो शासक होते थे उनको सदर ए रियासत, लेकिन अब राज्यपाल कर दिया गया। ये कब से चेंज किया गया है, तो देखिए ये किया गया है 1965 से, 1965 में कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है 67 नंबर। 67 है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। देखिए कहने का मतलब ये है ना कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट लॉ, मुस्लिम मैरिज एक्ट लॉ, इस तरीके से मतलब बहुत सारे अलग अलग कानून होंगे। तो ये अभी हैं, लेकिन सबके लिए समान, एक समान होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का कानून अभी तक सिर्फ एक ही राज्य में है, वो है गोवा। मतलब सिविल जो है समान सिविल संहिता लागू राज्य है गोवा। ये आर्टिकल 44 में बताया गया है, आर्टिकल 44 में बताया गया है। तो आंसर 67 का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 68 की ओर। 68 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था। देखिए पहली बात, अगर ऑप्शन में कभी भी आए कि कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया है और ऑप्शन में बदरुद्दीन तैयबजी हो, तो आंसर बदरुद्दीन तैयबजी जरूर लगाएंगे। क्योंकि जब दूसरी बार मतलब कहने का है कि जब उन्हें मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने यही नारा दिया था, कांग्रेसी बनो, बदरुद्दीन तैयबजी, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। लेकिन इसमें उनका ऑप्शन नहीं है, तो इसमें एक व्यक्ति था जिनका नाम था राजा शिव प्रसाद, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे, याद रखिएगा। 68 का आंसर ए बिल्कुल सही है। 69 नंबर देखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी बोलते हैं, ये कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो खर्च होता है आय व्यय का, वो केंद्र सरकार का वो तैयार करते हैं, इसका डाटा तैयार करते हैं। तो ये कैसा काम करेंगे भाई, तो लोक वित्त संरक्षण के रूप में काम करते हैं। इसे याद रखिएगा, 148 से लेकर 151 तक
148 से 151 के बीच में कैग के बारे में बताया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। तो ये केंद्र सरकार का वित्त का लेखा जोखा रखता है। तो आंसर इसका बी सही है। अगला है 70 नंबर देखेंगे, जीएस का लास्ट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। याद रखिएगा, वीवीआई है ये, एग्जाम में मतलब कहने का है कि 100% है कि आ सकता है ये, क्योंकि एक बार इसे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन जब से शुरू किया गया है तब से ये बड़ा चर्चा में रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखते हैं 71 नंबर, देखते हैं 71 है कि किस कारक में से हिंदी है। देखिए हिंदी, मेरा मानना है कि अगर आप हिंदी थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप आराम से एग्जाम पास कर जाएंगे। आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत जीएस सेक्शन पर है, और उसके बाद थोड़ा मैथ पर, थोड़ा रीजनिंग पर। ज्यादातर जीएस पे ध्यान दीजिए आप, क्योंकि मेरिट आपका जो बनेगा वो मेंस के मार्क्स से ही बनेगा, और मेंस के मार्क्स में जो दूसरा पेपर होगा जीएस का और मैथ रीजनिंग का, उस पे होगा। हिंदी में पास मार्क्स लाना है। थोड़ा बहुत भी अगर आप हिंदी पढ़े हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास, ये सब, तो आप आराम से पास कर जाएंगे। चलिए देखते हैं 71 नंबर। 71 है कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के रूप में, मतलब अर्थ में होता है? ऑप्शन दिया है कारक, करण कारक, अपदान कारक, सपदान कारक, संबंध कारक। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि से किस में लगता है। कारक के 8 भेद आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे करके। तो देखिए 2 में लगता है। एक में होता है जिसमें विभक्ति, मतलब वो अलग कर रहा है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, विभक्ति के लिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो कौन सा कारक होता है ये? तो ये होता है अपदान कारक। तो आंसर यहाँ पे 71 का क्या हो जाएगा? 71 का बी बिल्कुल सही है, अपदान कारक। आगे बढ़ते हैं, अगला है 72 नंबर कि सुधा ने नेहा को हाथ से मारती है। कहने का मतलब ये है कि सुधा नेहा को हाथ से तो मारती है, लेकिन इसमें मतलब विभेद होने का मतलब, कहने का है कि अलग होने का, अलगाव का कोई अर्थ नहीं आ रहा है। तो इसे हाथ से मारना, मतलब हाथ से मारना। तो इसमें देखिए जो पहले आ रहा है कि सुधा ने नेहा को, तो कर्ता ने कर्म को, क्योंकि इसमें सुधा जो है वो करता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा कर्म कारक। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 72 2 बार आ गया है। आगे देखिए 73 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? अब देखिए बहुवचन को आपको समझना होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है आंसू, दर्शन, प्राण। आंसुए हो जाती हैं तो इसका मतलब बहुवचन है। दर्शन, तो दर्शन भी एक बहुवचन वर्ड ही है, इसे सिंगल में नहीं यूज करते हैं। और प्राण, उनके प्राण निकल गए, इसका मतलब क्या? ये भी बहुवचन है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 73 का आंसर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं 74 है कि इस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। मतलब कहने का है कि 4 लाइनें लिखी हुई हैं, देख लीजिए आप इधर 4 लाइनें लिखी हुई है, और इसमें कह रहा है कि कौन वर्तमान है। तो आप समझ सकते हैं वर्तमान कौन सा है। उसने फल खा लिए थे, ये तो वर्तमान नहीं है, ये तो भूतकाल का है। अचानक बिजली कौंद उठी, तो ये भी भूतकाल का है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं मतलब अभी पढ़ रहा हूं। तो आंसर इसमें वर्तमान हो जाएगा सी। अगला है 75 नंबर, मैं खाना खा चुका हूं। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करता है। मतलब भूतकाल में भी कौन सा काल? मैं खाना खा चुका हूं, भूतकाल में भी कौन सा काल है ये? तो देखिए भूतकाल में सामान्य भूतकाल तो होगा नहीं, क्योंकि मैं खाना खा चुका हूं, खाना को मैं पूरा खत्म कर दिया हूं। तो इसमें आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। मतलब कहने का पूरा का पूरा मैं खत्म कर दिया हूं, भूतकाल में तो है लेकिन पूर्ण हो चुका है। आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 76 नंबर, शब्द निर्माण के दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? देखिए शब्द निर्माण के दृष्टि से मतलब शब्द निर्माण के दृष्टि से इसके जो भेद होते हैं, धातु के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं शब्द के 2। मतलब शब्द के आधार पे अगर धातु का बांटेंगे तो ये होते हैं 2,
लेकिन अगर रचना के आधार पर इसे बांटते हैं तो ये 3 होते हैं। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 77 भी हो गया इसमें रचना की दृष्टि से 3। 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य में किस में भविष्य काल है? भविष्य काल आप देख लीजिए कि भविष्य की बातें बताई जा रही है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जिसमें पहला ही ऑप्शन में लिखा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो मैं आपका वेट करूंगा। इसका मतलब क्या? भविष्य की बातें हैं। तो आंसर 78 का ए बिल्कुल सही है। समय ज्यादा लग रहा है कि 1 घंटे से समय ज्यादा हो रहा है। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं 79 नंबर। देखिए 79 नंबर है कि क्रिया कैसा शब्द है? विकारी, अविकारी, विशेषण। देखिए आप इंग्लिश में एक वर्ड पढ़े होंगे वेरिएबल, इनवेरिएबल। जो वेरी कर जाता है वो वेरिएबल है और जो वेरी नहीं करता है वो इनवेरिएबल। तो क्रिया कैसा है बताइए आप? आपको तो ऐसे ही लग रहा होगा कि क्रिया वेरिएबल है, मतलब विकारी शब्द है, तो ये कहीं भी वेरी करता है। आंसर 79 का बी बिल्कुल सही है, विकारी। अगला है 80 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए स्त्रीलिंग आप देख रहे होंगे इसमें कि चना, अरहर, बाजरा, उड़द, इन चारों में से अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको करना है तो मेरा, मेरी लगा लीजिए। मेरा चना, मेरी चना, ऐसे करके अगर आप करेंगे तो कुछ ऑकवर्ड टाइप का लगेगा। तो आप देखिए इसमें से मेरी चना कभी होता है मेरा चना, ऐसे होता है, ये पुल्लिंग है। उसके बाद अरहर, मेरा अरहर नहीं मेरी अरहर, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 80 का बी। लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूज भी कर देता है। अरहर को थोड़ा सा दाल में रखा गया है कि ये एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। बाजरा जो है, बाजरा एक प्रकार का पुल्लिंग है। उड़द भी क्या है? पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं 81 वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया है। दही, दही बहुत बार पूछा गया, इसे याद रखेंगे कि दही एक कैसा शब्द है? देखिए दोस्तों दही स्त्रीलिंग भी नहीं है, उभयलिंगी भी नहीं है, नपुंसक लिंग भी नहीं, पुल्लिंग है, याद रखेंगे। दही फट गया ऐसे करके, तो दही खटा है, न कि दही खटी है। दही खटी है तो बोलते नहीं, दही खटा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पे हो जाएगा डी। 81 का डी सही है, पुल्लिंग। 82 देखते हैं। 82 नंबर है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए दोस्तों ठाकुर शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो होता है ठाकुराइन, पंडित का पंडिताइन, ऐसे करके होता है। तो इसे याद रखना, ये सब आता है। आंसर बी सही है 82 का। आगे देखते हैं 83 नंबर। 83 के निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? मतलब एक पूरे जाति को संज्ञा। देखिए एक जैसे हिमालय है, व्यक्तिवाचक को दर्शा रहा है। जैसे चावल, मोहन, उसमें एक वर्ड आपको मिलेगा बीच में चपरासी। तो चपरासी में मतलब किसी व्यक्ति को नहीं दर्शा रहा है, ये पूरे समूह को मतलब दर्शा रहा है, मतलब एक जाति को दर्शा रहा है। सारे चपरासी की बात की जा रही है और चपरासी में भी चपरासी पुल्लिंग है, तो ये याद रखेंगे। जैसे मेरा चपरासी, मेरी चपरासी नहीं। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर यहां पे हो जाएगा 83 का 20 सही है। आगे बढ़ते हैं 84। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए दोस्तों संस्कृत का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ कृत। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 84 का आंसर बी बिल्कुल सही है, संस्कृत। 85 नंबर है निम्नलिखित का संधि विच्छेद करे। तो संधि विच्छेद में अगर आप देखेंगे कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है? नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है? तो नमः जोड़ सते, नमः, नम प्लस सते, नमः जोड़ते। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर दो बिंदुओं जो आगे देख रहे हैं वो हाफ स को ले लेता है, मतलब कहने का है कि नमस्ते का संधि विच्छेद आप याद रखेंगे नमः जुड़ते, नमस्ते। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 85 का सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 86। 86 के जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए बिरता तो होगा नहीं 86 में, देखिए बिरता होगा नहीं। उसके बाद वीट भी नहीं होगा। हाँ इसमें दिया है कानन, कानन बिल्कुल सही है। ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है कानन, याद रखेंगे। आंसर सी सही है। 87 नंबर देखेंगे घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है?
क्या होगा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द? देखिए इसमें दिया है आंसर, इसमें होगा तुरंग। याद रखेंगे, तुरंग बड़ा ही फेमस है, ऐसे घोड़ा का घोटक भी बोलते हैं, अश्व भी बोलते हैं। तुरंग 87 का आंसर डी बिल्कुल सही है, तुरंग। अगला है नस्वर। नस्वर का विलोम शब्द क्या होगा? नस्वर मतलब कहने के कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा शब्द होगा शाश्वत, जो हमेशा चलता रहेगा। तो आंसर 88 का डी बिल्कुल सही है। 89 देखेंगे, 89 के अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए अनुकूल का मतलब क्या? सब कुछ सही चल रहा है। प्रतिकूल का मतलब हो जाएगा उल्टा। तो मतलब कहने का है कि अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा मतलब उल्टा हो जाएगा प्रतिकूल। आंसर 89 का सी बिल्कुल सही है। 90 नंबर देखते हैं। 90 की प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसमें कुछ बातें पूछी गई हैं जिसको सही शब्द चुनना है। बोल रहा है कि कम खाने वाला को क्या कहते हैं? जो कम खाने वाला है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए मिताहारी तो होगा नहीं, जो अल्पाहारी कहा जाता है। जो कम खाने वाला, भोजन को कम खाता है उसे क्या बोलते हैं? अल्पाहारी। तो आंसर 90 का बी बिल्कुल सही है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 100 में से आपको 30 नंबर लाना है, आप आराम से ला देंगे। मार्क्स जुड़ता तो हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ते। अगला है 91 नंबर, जिसे जीता ना जा सके, मतलब जिसको आप जीत नहीं सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलेंगे अजेय। अजेय मतलब कि वो अजेय अमर है, मतलब उसको आप उस पर विजयी नहीं पा सकते हैं। तो जिसको जीता नहीं जा सकता है। आंसर 91 का ए बिल्कुल सही है। 92 नंबर देखेंगे, इसमें बोल रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें बोला है कि आदि से अंत तक जो है, आदि से अंत तक, उसे क्या कहा जाता है? तो आदि से अंत तक को बोलते हैं आद्यंत। क्या बोलते हैं? आद्यंत। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। 92 का आंसर ए सही है। आगे देखते हैं। अगला है 93। दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। 4 विकल्प है इसमें। इसमें बोल रहा है कि जिसे कठिनाई से क्या बोला जाए? जिसे कठिनाई से भेद आया थोड़ा जा सके। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिसे कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, ये बात यहां पे लिखा हुआ है। तो उसे क्या कहते हैं? देखिए पहली बात तो जिसे भेद सकते हैं वो तो होता है भेदनीय। जिसे आप भेद नहीं सकते हैं उसे बोलते हैं अभेदनीय। लेकिन जिसे कठिनाई से आप भेद रहे हैं उसे बोलते हैं दुर्भेद। तो आंसर इसका 93 को हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। 93 का बी, दुर्भेद। अगला है 94। 94 है कि जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द है? देखिए जो सब कुछ जानता है उसे तो सर्वज्ञ बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या बोलेंगे? तो इसमें तो अज्ञ नहीं दिया है ऑप्शन में, उसके लिए वर्ड आता है अज्ञ। लेकिन यहां पर अल्पज्ञ दिया है तो अल्पज्ञ हम मार सकते हैं, क्योंकि जो कम जानता है उसे भी अल्पज्ञ बोलते हैं। तो 94 का आंसर सी बिल्कुल सही है इस ऑप्शन के हिसाब से। अगला है 95। 95 दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। 4 भाग दिए गए हैं, इसमें त्रुटि चुनना है आपको। लाइन लिखा हुआ है कि जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। देखिए इसमें भाषा होगी तो सही है, वैसे ही उसके, ये भी सही है। जिसके जैसी, देखिए जिसके जैसे नहीं, जिसकी जैसी भाषा होगी उसके वैसे ही संस्कार होंगे। मतलब कहने के जिसकी जैसी संस्कार होगी उसके वैसे ही भाषा होगी। तो इसमें गलत है आपका सी, जिसके जैसी कर लीजिएगा। जिसके जैसी नहीं, जिसकी जैसी। आंसर सी सही है। अगला है 96। 96 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो मास में एक बार आता है, मतलब महीने में एक बार आता है। तो जो महीने में एक बार आता है उसे क्या कहते हैं? मासिक कहते हैं। तो आंसर 96 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है। आगे है 97। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है?
तो गंगा का पर्यायवाची शब्द, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द तटिनी नहीं होगा, तटिनी तो नाव को बोलते हैं। यमुना, यमुना का भी नहीं होगा। नदी, नदी भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा भागीरथी। गंगा को भागीरथी बोलते हैं। 97 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 98। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। देखिए स्थूल, इसका विलोम शब्द चुना है। स्थूल का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। तो स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सूक्ष्म। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। तो आंसर इसका हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, सूक्ष्म। अगला है 99। 99 है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देखिए दोस्तों, अगर व्याकरण में अगर आपको कोई भी चीज सबसे ज्यादा कठिन लगेगी तो आपको लगेगी संधि चुनना। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, ये सब जो होता है इसको चुनना आपको बड़ा टेढ़ा काम लगेगा। कभी समय निकाल करके मैं संधियों का मैं लिंक बता दूंगा कि आपको पहचानना कैसे है। अगर आप थियरी पढ़ेंगे तो आप पागल हो जाएंगे किताबों में। तो कभी मैं तरीका बता दूंगा कि पकड़ना कैसे है। अभी इसे देख लीजिए आप। दीर्घ संधि है, इसमें दैत्या परी, जैसे देखिए इसमें सूर्योदय लिखा हुआ है, सूर्योदय। तो आप देखिए इसमें जो भी इस टाइप का निकला हुआ होगा ना, जिसमें इस तरीके का वर्ड, वो सभी के सभी कैसे वृद्धि संधि होते हैं, वृद्धि संधि। तो इस तरीके का मैं बहुत सारा लिंक आपको बता दूंगा। इसमें जैसे दैत्या है तो या जो है ना, ये दीर्घ संधि को दर्शाता है। मतलब ये इस तरीके से मैं लिंक बता दूंगा जो आप एग्जाम में पकड़ लेंगे। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। आंसर 99 का सी बिल्कुल सही है। 100 नंबर लास्ट देखिए। लास्ट है कि पंचानन में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, पंचानन का मतलब 5 है जिसका आनन, आनन मतलब सिर, मतलब जिसके 5 सिर है, अर्थात ब्रह्मा जी को शायद बोलते हैं पंचानन। तो पंचानन का मतलब होता है जिसके 5 आनन। तो 5 तो अगर केवल संख्या होता और ये किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को नहीं दर्शाता तो हम इसे द्विगु समास मार सकते थे, क्योंकि संख्या इसमें 5। लेकिन ये किसी अन्य को दर्शा रहा है, इंगित कर रहा है, मतलब अर्थात ब्रह्मा जी या 5 आनन वाले ब्रह्मा जी को दर्शा रहा है। तो हम लोग इसे बोलते हैं बहुब्रीहि समास। क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। तो 100 का आंसर बी बिल्कुल सही है। पंचानन एक बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ 100 प्रश्नों का आपका ये चौथा सेट समाप्त हुआ और आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।